मेरी आवाज आ रही है सब तक? चलिए आ रही है। तो लास्ट टाइम पे जो है हम लोगों का दो टॉपिक रह गए थे, इन्वायरमेंटल और स्पेशियल। यही दो टॉपिक रह गए थे शायद। नेटवर्क की प्रॉब्लम थी तो इन्वायरमेंटल और स्पेशियल। हम्म। चलिए, तो 1 सेकंड थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्लियर दिखाई दे रहा है सबको? एक बार भाई मैसेज कर देना, ये क्लियर सबको प्रॉपर वे में दिखाई दे रहा है, इन्वायरमेंटल और स्पेशियल। ये क्लियर आपको दिख रहा है? आप सबको मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है? चलिए, ठीक ठीक है। तो आज देखिए हम लोग वैसे लाइफ स्किल फ्रेमवर्क अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो ये दो टॉपिक चूंकि छूट गए थे एमआईक्यू के, तो जिन लोगों का नहीं हुआ है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो लास्ट टाइम पे पड़ा हुआ है एमआईक्यू का, जिसमें सारे आईक्यू जो हैं वो बताए गए हैं। उसमें दो आईक्यू आपके रह गए थे, तो उनको कंप्लीट करके यहाँ पे फिर हम लोग लाइफ स्किल फ्रेमवर्क की बात करेंगे। तो देखिए, एनवायरमेंटल के केसेस में हमने क्या समझा, एनवायरमेंट है और उसमें मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखवाए हैं कि उसमें गार्डनिंग है, आपकी इंटीरियर डेकोरेशन है, आपके एथिक्स हैं, एटीट्यूड हैं, वैल्यूज हैं। ये सारी चीजें हमने वहां पर लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे जरूरत नहीं है उसकी लिखने की, फिर भी अगर आप समझना चाहें तो आप कह सकते हैं क्या क्या है इसमें। गार्डनिंग है, इंटीरियर डेकोरेशन है, इंटीरियर डेकोरेशन है, और क्या है, और एथिक्स हैं, एथिक्स हैं, इसी के अंदर एथिक्स भी आते हैं। एथिक्स भी इसके अंदर आते हैं, और क्या आप कह सकते हो वैल्यूज हैं, कुछ भी कह लीजिए, एथिक्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि एनवायरमेंटल में क्या है, यहाँ पर पेड़ पौधे पशु पक्षी इन सबसे जुड़ी हुई बात की यहाँ पर बात की जाती है। अब देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्वेश्चंस कई बार आते हैं। इसमें ये बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखकर बता देते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। वो कहते हैं कि इस साल सूखा पड़ेगा, या इस साल जो है बरसात बहुत ज्यादा होगी, या कुछ अनहोनी या होनी की जैसी चीजों को वो जज कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ केस आया था जो सुनामी के दौरान। तो सुनामी के दौरान जो है एक मछुआरा अपने पूरे परिवार को लेकर निकल जाता है, बहुत पहले 2000 शायद 4 बार में सुनामी आई थी, मुझे पर्टिकुलर नहीं ईयर याद है। ऐसे ही तो उसके दौरान एक वाकया आया था कि एक मछुआरा जो होता है वो अपने पूरे परिवार को लेकर चला जाता है, कहीं और चला जाता है। तो उससे पूछा जाता है कि भाई तुमको कैसे पता चल गया था? तो उसने कहा कि कुछ समंदर की जो गतिविधियां थी और कुछ हवाओं का जो हिसाब किताब था वो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ भीषण तबाही होने जाएगी, ऐसा मुझे कुछ प्रतीत होने लगा था। साथ ही साथ जो है
मछलियाँ जिस एरिया से जिसे हम पकड़ा करते थे, वहाँ मछलियाँ नहीं दिखाई देती हैं या कुछ मछलियों का मरना, ऐसी उसने कई बातें बताई। आस-पास की उसने जो एक्टिविटीज़ बताई कि इससे मुझे लगा कि कुछ एक महाप्रलय आने वाली है और इसलिए मैं अपने परिवार को लेकर चला गया। यानी उसने उस मौसम को, उस वातावरण से, उस पर्यावरण से उसने अंतःक्रिया करी और चीज़ों को समझा और वो चला जाता है और उसकी जान भी बच जाती है। ये बात तब ज़्यादा नोटिस में आई जब बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी, उसमें भी एक किसान परिवार अपने पूरे परिवार को लेकर दूसरी जगह चला जाता है। और उसने भी कुछ सेम ऐसी ही बातें बताई। आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और उसने इस बात की बात प्रशासन को भी जानकारी दी कि कुछ गड़बड़ होगा, कुछ ऐसा प्रलय जैसी चीजें आ रही, लेकिन जब आमतौर पर ऐसे आदमी जब बातें करता है, लोग उसे पागल समझते हैं। वो कहते हैं बड़े बड़े मौसम वैज्ञानिक नहीं पता कर पा रहे हैं और तुम इस बात कर रहे हो, लेकिन वो अपने परिवार को लेकर चला जाता है, उसकी जान भी बच जाती है। फिर जब उससे बात होती है तो वो बताता है कि कुछ ऐसी गतिविधियां हुई थी, जैसे मेरी गाय जो है वो खाना खाना उसने बंद कर दिया था, मेरे घर पे जो कुत्ते जो रहते थे इस तरीके से वो भी भाग गए थे और चिड़ियों का चहचहाना बंद हो चुका था और कुछ ऐसी गतिविधियां हुई जो उसके अनुसार उसने कहा कि कुछ ऐसा लगा कि यहाँ कुछ प्रलय आएगी। यानी उसने उस पर्यावरण से अंतःक्रिया करके उस स्थिति को भांप लिया। आज भी मौसम वैज्ञानिक जो हैं इस बात से इनकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी मशीनें आज भी ऐसी हैं जो कई बार सही एक्यूरेट नहीं बता सकती हैं कि क्या होगा। आपको याद होगा हमारे पूर्वज जो हुआ करते थे वो कुछ मौसम को देख के कुछ भविष्यवाणी किया करते थे। ऐसे बोलते थे कि कौवा अगर ज्यादा काँव काँव कर रहा है तो उसका मतलब कोई आने वाला है, या फिर कुत्ता रो रहा है तो कुछ अनहोनी की, या बिल्ली रो रही है तो अनहोनी की, इस तरीके की चीजें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चीजें सही हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वो उस वक्त पर्यावरण से जुड़ते थे, उस वक्त चीजों को समझते थे। अब उनको आप कॉपी करने लगे हो कि नहीं वो बिल्ली रो रही है ऐसा वैसा, और आज भी कई लोग मानते हैं, तो सही या गलत की मैं कभी कोई बात नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर ये है कि ऐसे वो लोग थे जो पर्यावरण से जुड़े हुए थे, वो जानवरों से या पेड़ पौधों से, वहां से जुड़कर वो स्थिति का जायजा ले लेते थे, चीजों को समझ जाते थे। कॉन्सेप्ट यहां पर ये बताने की कोशिश हो रही है कि प्रकृति से जब हम जुड़ते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब यही तो कहते थे कि प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ोगे तो चीजें आप ज्यादा सीखोगे। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो प्रकृति में होने वाली जो गतिविधियां हैं उनको हम अच्छे से समझ पाते हैं। आप देखिए जानवर जो है वो सबसे ज्यादा प्रकृति से जुड़े होते हैं और वो कुछ अनहोनी से पहले ही वो चीजें निकल जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं ये उन्हीं को पता होगा। तो मनुष्य भी कुछ ऐसे हैं जो प्रकृति से जुड़ते हैं और प्रकृति की जो भी चेंजमेंट होते हैं उन चीजों को वो समझ जाते हैं। एक बात की जाती है उसके बाद से कि लोकल वेदर पर्सन्स को नियुक्त किया जाए, ऐसे उन लोगों को देखा जाए कि जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए पहले ही कई संकेत दे देते हैं कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब कभी कोई क्वेश्चन आए कि पेड़ पौधे पशु पक्षियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति किस एमआईक्यू में आता, इन्वायरमेंटल एमआईक्यू में आता। भाई हर कोई तो होगा नहीं, हर कोई तो जुड़ नहीं जाएगा प्रकृति से, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो एनवायरमेंट से जुड़ते हैं, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से। वहां पर उनको उनके हालात पता चल जाते हैं कि चीजें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। अब यहां पर देखिए जैसे मैंने कहा गार्डनिंग, तो गार्डनिंग क्या है, बागवानी है। निश्चित रूप से एक माली जो है वो किस में आएगा, वो आपके एनवायरमेंटल आईक्यू में आएगा। केवल माली ही नहीं, जो भी व्यक्ति पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ है, इसको इतना पानी देना है, इसको इतना पानी देना है, इसको ज्यादा धूप में रखना है, इसको इतनी मिट्टी देनी है, गोबर खाद जैसे कई चीजें, ये अपने आप में एक आईक्यू होता है। इसको साधारण मत समझिए, ये भी एक एमआईक्यू होता है। अगर आपके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर ने ये आईक्यू आपको दिया है। आपके परिवार में कोई ऐसा हो सकता है जो पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा लगाव रखता है और बड़ा उनको संभाल के बच्चे की तरीके से प्यार करता है, उसके पास ये एमआईक्यू है, ये आईक्यू दिया है उसको ईश्वर ने। तो कहीं पर कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आता है जिसमें आप देखते हो कि इसमें प्रकृति से जुड़ी हुई की बात की जा रही है, पेड़ पौधों से जुड़ी बात की जा रही है, पशुओं से जुड़ी हुई कोई बात की जा रही है, पशुओं से प्रेम करना या पशुओं की भाषा समझ लेना, ऐसे भी कई लोग होते हैं जो पक्षियों की भाषा समझ लेते हैं, पशुओं की भाषा समझ लेते हैं। तो वो क्या है, उनके पास कौन सा आईक्यू है, एनवायरमेंटल आईक्यू है। बड़ा आसानी से समझ में आए। क्वेश्चंस क्या होंगे, क्वेश्चंस ऐसे ही कुछ पूछ सकते हैं कि साहिल जो है वो जानवरों से बहुत प्यार करता है, उसके घर में जो है गाय भी हैं, भैंस भी हैं और अन्य जानवर भी हैं, उनसे वो बहुत घुलता मिलता है या बड़ी आसानी से घुल मिल जाता है अन्य किसी जानवरों से। इस तरीके से आप समझ जाओगे साहिल के पास कौन सा आईक्यू है, एनवायरमेंटल आईक्यू। अब चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो
सॉरी ऑब्जेक्टिव तो पहले भी था, मतलब आपका ऑफलाइन मोड में आ गया है, तो वहाँ पर क्वेश्चंस निश्चित रूप से आपको इस तरीके से अब जो है बहुत हाई स्टैंडर्ड में तो अब नहीं कहेंगे कि बहुत हाई स्टैंडर्ड पूछेंगे, लेकिन हाँ, मैचिंग केस में क्वेश्चंस रहेंगे, तो इसमें ये आपको आसानी से पता चल गया होगा। अब इसके बाद क्या कि मैंने कहा इंटीरियर डेकोरेशन। इंटीरियर डेकोरेशन का मतलब क्या होता है? आंतरिक गृह सज्जा। कुछ लोगों के घर बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे से हैं, 1 कमरे 2 कमरे हैं, लेकिन वो 2 कमरे बहुत सुंदर सजे हुए हैं, बहुत तरीके से। प्रॉपर वे में कौन पेंट कहाँ होगा, कौन सा कलर कहाँ पे होगा, कर्टन्स किस कलर के होंगे, इस तरीके की चीजें। ये भी एक कठिन काम होता है, सबके पास नहीं होता है। आप किसी दूसरे का घर आप देख के चले आओ और वहां पे आप कहोगे भैया उनके घर में ये कलर अच्छा लग रहा है, तुम अपने यहाँ भी कराएंगे, तो जरूरी नहीं कि वो आपके घर में भी वो कलर अच्छा लगे। कि उनके घर में वो कर्टन्स अच्छे लग रहे हैं तो आपके भी वो कर्टन्स अच्छे लगे, जरूरी नहीं है कि वो कर्टन्स आपके यहाँ भी अच्छे लगे। तो कुछ लोगों के पास ये आईक्यू होता है कर पाते हैं कि भैया ये कपड़ा अच्छा लगेगा, ये कलर हमारे घर में अच्छा लगेगा। दूसरों की कॉपी नहीं करते, उनके पास वो आईक्यू है। अक्सर आप जाते हो शॉपिंग करने तो वहां पर देखिए कई बार ऐसा लगता है कि ये जो है बड़ा सुंदर कपड़ा लग रहा है और इसको हम जरा पहने हो, वो आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता है। और कुछ लोग जज का पहले ही कर ले तो कहते हैं ये भाई नहीं आपके ऊपर अच्छा लगेगा। आप अक्सर अपने साथ में माता-पिता या भाई-बहन कोई भी आपके साथ हो सकता है, कोई घर का सदस्य हो सकता है, मित्र हो सकता है, कोई आप उसको ले जाते हो कि ये हमें सही कपड़े खरीदवा देगा। क्योंकि उसके पास क्या है? वो आईक्यू है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो गोरे लोग हैं वो कुछ भी पहन ले सब अच्छा लगेगा। ये जो काले लोग हैं, हमारे जैसे जो काले लोग हैं वो नहीं पहन सकते हैं, वो पीला नहीं पहन सकते, लाल नहीं पहन सकते, बैंगनी नहीं पहन सकते, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कुछ लोगों के पास कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, वो कहते हैं नहीं इस तरीके से ये कलर हम पे अच्छा लगेगा और ये कलर हम पे अच्छा नहीं लगेगा। कहने का मतलब यहाँ पे है कि जहाँ कहीं भी बात आए आंतरिक गृह सज्जा की, वो कपड़ों से जुड़ी भी हो सकती है, वो आपके घर की डेकोरेशन, आपके घर की सजावट वो भी हो सकती है। कि दूसरे के घर में ये एक्वेरियम बहुत अच्छा लग रहा है तो अपने यहाँ भी उतना ही बड़ा लेके आए, ज़रूरी नहीं वो आपके घर में अच्छा लगे। आपके कमरे के हिसाब से, आपके हॉल के हिसाब से, वहाँ पे कौन-सा एक्वेरियम कहाँ सही रहेगा, कौन से कलर का मछलियाँ यहाँ पे ज़्यादा सही रहेंगी, तो ये सब जो है, ये अपने आप में क्या है, ये आईक्यू है। तो इसको छोटा-मोटा मत समझिएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीरियर डेकोरेशन भी किस आईक्यू में आता है, तो एनवायरनमेंटल में आता है। अब बात करते हैं आपके एथिक्स एंड वैल्यूज़ की। एथिक्स एंड वैल्यूज का कॉन्सेप्ट यहां पे ये आता है कि कुछ लोग अपनी नीतियों को या अपने जो उन्होंने उसूल बनाए या नियम बनाए उनको बड़ी शिद्दत से फॉलो करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, उन नियम कायदे कानून को वो बहुत अच्छे ढंग से फॉलो करते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि मंगलवार को हम व्रत रहेंगे। अब लगता है कि मंगलवार को व्रत रहना है तो कौन बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात होती है उन लोगों से पूछिए। कई बार ऐसे मौके आते हैं कि मंगलवार को ही उनके बर्थडे पड़ता है या कहीं उनको ऐसी जगह जाना पड़ता है कि जो वो मंगल वाले ही दिन पड़ता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, चाहे जन्मदिन पड़े, चाहे शादी हो, चाहे बारात हो, कुछ भी, वो मंगलवार का व्रत नहीं तोड़ते हैं। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि भई हम कुछ भी हो जाए, हम फलाने मंदिर में फलाने दिन ज़रूर जाएँगे। हफ्ते में 1 दिन डिसाइड किया, हम इस दिन ज़रूर आएँगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना कभी ऐसा करते हैं कि हम रोज़ जाएँगे। कानपुर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पनकी मंदिर रोज़ जाते हैं या यहाँ पे एक शंकर जी का जागेश्वर मंदिर, आनंदेश्वर मंदिर परमठ करके है, वहाँ पे लोग रोज़ जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कैसे हो जाता है? सर्दी, गर्मी, बरसात, तो इसमें कैसे? कह रहे नहीं कि वो सब है, वो करना होता है। वो है, अंदर से ताकत आ जाती है। लेकिन ये कठिन काम है, आसान नहीं है। यानी वे सभी लोग जो किसी नियम को फॉलो करते हैं, फिर चाहे उसमें कोई समस्या आए, चाहे जितनी तकलीफ आए, उन्हें वो फॉलो करना ही करना है। ऐसे लोग भी किसी में आते हैं एनवायरमेंटल आईक्यू में, सबके पास नहीं होता है। ना विश्वास हो, आप कभी कुछ करके देखिएगा, आप कहिएगा कि मैं बस इस काम को मैं निभाऊंगा। अब ये क्वेश्चन आप कहोगे कैसे आएंगे सर? तो वहां पे ये हो सकता है कि राजेश जो है वो हमेशा सत्य बोलता है, किसी भी परिस्थिति में वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो इसने एक नियम बनाया कि मुझे सच बोलना है, तो किस में आ जाएगा? एनवायरमेंटल आईक्यू में बन जाएगा। फिर उसमें बनाया कि किसी ने बनाया कि हम कुछ भी हो जाए हम समय पर ही पहुंचेंगे, हम लेट नहीं करेंगे, कि सुषमा हमेशा समय से विद्यालय आती है, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, कभी भी लेट नहीं करती, वो समय से विद्यालय आती है। तो उसके पास भी कौन सा आईक्यू होगा? उसके पास भी एनवायरमेंटल आईक्यू होगा। उम्मीद करते हैं बात सबको समझ में आ गई होगी। एक एक मैसेज आ जाए तो इससे कंफर्म हो जाए कि हाँ ये बात समझ में आ गई, तो हम लोग फिर आगे बढ़े।
जल्दी लेके मैसेज कर दीजिए। चल, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेशियल की। इसका प्रोनाउंसिएशन स्पेशियल होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थानिक। स्थान से बना है, स्थानिक। इन्वायरमेंटल की हिंदी वातावरणीय करके पूछ सकते, पर्यावरणीय करके पूछे, बड़ा आसान सा है, तो उसमें दिक्कत नहीं। स्पेशल का मतलब होता है स्थानिक, स्थान से बना है, स्थानिक। और स्पेशल में क्या आता है, तो मैंने पहले भी लिखवा दिया था, दोबारा से अगर समझना है तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पेस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पेस, यानी जगह का प्रबंधन और जगह का नियंत्रण, ये भी अपने आप में आईक्यू होता है। अब आप कहोगे कि साहब ये कैसे हो जाएगा, क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब होता है, जैसे देखिए क्लास में कई बार सिटिंग अरेंजमेंट की बात की जाती है, कहा जाता है कि सिटिंग अरेंजमेंट करना है। ये इतना आसान नहीं जितना लगता है। सभी बच्चे प्रॉपर वे में आसानी से बैठ जाए, जैसे होता है ना कि अब जैसे आपका ऑफलाइन एग्जाम है तो उसमें क्या सिटिंग अरेंजमेंट होगा कि इस क्लास में 50 बच्चे बैठ जाएं, और कैसे बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, तकलीफ ना हो, और ऐसा भी ना हो कि बहुत जगह छूट जाए। आराम के चक्कर में आपने पता चला जहां बच्चे बैठ सकते थे 20, वहां आपने बैठा ले 5, तो ऐसा भी नहीं। तो एक प्रॉपर व्यवस्था में कि यहाँ पे इतने बच्चे इस तरीके से प्रॉपर वे में आ जाएंगे, ये भी अपने आप में एक आईक्यू होता है। किसी गेस्ट हाउस में आप जाते हैं तो वहां कहते हैं कितने लोग खा लेंगे, वो कहते हैं कि भैया यहाँ पे खा लेंगे 500 1000 आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहते हो अरे भाई लग रहा है यहाँ मुश्किल से 100 150 आएंगे, आप कह रहे हो 1000, तो कहते नहीं वो हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। और आप वो देखिए उस जगह में वो प्रॉपर वे में कहाँ मेज कुर्सियां इस तरीके से रखते हैं, टेबल जो है, जो खाना कहाँ पे सर्व करना है उसको किस तरीके से रखना है, पानी कहाँ पे देना है, कहाँ पे आपके डेजर्ट की दुकानें रहेंगी, इस तरीके से जो है प्रॉपर वे में वहां पे कर देते हैं कि भीड़ भी ना लगने पाए और प्रॉपर वे में आराम से चीजें हो जाएं। जिसे बोलते हैं ना बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कोई दिक्कत नहीं थी, भीड़ भड़क्का नहीं था, ऐसे हम लोग बात करते हैं ना अक्सर। तो वो क्या है, उनके पास स्पेशियल आईक्यू होता है, स्पेशियल आईक्यू यानी जगह का नियंत्रण। और जबकि कुछ लोग ज्यादा जगह में भी चीजों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। इसका मैं एक बड़ा कॉमन एग्जांपल लेता हूं जो सब जगह होता है। जैसे हमारे कानपुर में अगर आप आइए तो यहाँ पर जो है आप किसी टेम्पो वाले से आप केवल ये कहिए कि भैया इस टेम्पो में जगह कहाँ है। आमतौर पे 8 लोगों की जगह होती है, आप उससे उसमें मान लीजिए 8 लोग बैठे हुए, आप उससे ये केवल कहिए भर कि भैया इसमें जगह कहाँ है। अब विश्वास मानिए वो आपको स्पेशल आईक्यू का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे देगा। वो कहेगा अरे इसमें इसमें अभी 4 लोग और बैठेंगे, और वो बैठा के दिखा देगा, इधर बढ़ो, आगे बढ़ो भैया, ऐसे बढ़ो, वैसे पीछे बढ़ो, तुम भैया आगे आ जाओ, तुम ये 2 पैर इधर फैलाए क्यों, इसको ऐसे करो, ये सामान इधर रखो। ये एक बड़ी बात होती है। कॉमन एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं। अक्सर कहीं आप लोग जब जाते हो घूमने के लिए 2 4 5 दिन के लिए, तो वहां आपको कई बार अपने ब्रीफ केस में सामान रखने में समस्या भी आती होगी। कई लोग बड़ी आसानी से रख लेते हैं, मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती है, कैसे जीन्स रखें, कैसे शर्ट रखें, कैसे बाकी कपड़े रखें और सामान कैसे रखें, तो बड़ी दिक्कत आती है। और मुझे लगता है कि एक बैग और होना चाहिए, तो रख लेता कंफर्टेबली। तुरंत पापा आते हो, कहते हैं कि तुम्हें अब तक बुद्धि नहीं आई, ये सामान यहाँ रखा हुआ, इसको इसमें डालो, ये इसमें आ जाएगा, इस तरीके से। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि पापा देखिए, बात मैं इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहा हूँ कि मतलब ये सामान किस तरीके से रख रहा है या आप रख ही दोगे। प्रॉब्लम मुझे इस बात की, टेंशन मुझे इस बात की, जब ये सामान वापस आएगा वहां से, तो इतने ही जो कपड़े हैं ये मुझे वापस रखने में बड़ी समस्या आएगी। फिर वहां जय श्री राम और जय हनुमान ताकत लगा लगा के वो कपड़ों को उसमें घुसेड़ेंगे। वो दुख दर्द वो हम जानते होंगे, वो आप नहीं समझोगे, क्योंकि मेरे पास वो स्पेशल आईक्यू नहीं है। और जबकि कुछ लोग बड़ी आसानी से उन चीजों को रख लेते हैं। ये कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में चीजें होती हैं। घर में कौन सा सामान कहाँ रखना है क्योंकि जगह कम घेरे। कई लोगों के घर में जाइए समझ में नहीं आता कि इनके सब सामान ठुसा हुआ है, जबकि कुछ लोगों का क्या है कि जगह उतनी नहीं लेकिन प्रॉपर वे में सब सामान अच्छे से रखा हुआ है। यहाँ बेड आया हुआ है, यहाँ पे अलमीरा है, यहाँ पे फ्रिज है। ये ऐसा अक्सर आप देखते होगे, घर में भी क्या होती है, इसको इधर कर लो तो देखो ये जगह बन जाएगी, ये जगह काम आ जाएगी, अभी तक जगह वेस्ट हो रही थी। तो ऐसे जो लोग भी करते हैं उनके पास कौन सा आईक्यू होता है, स्पेशल आईक्यू होता है। तो कहीं पर भी ऐसी अगर कोई क्वेश्चन आते जैसे का सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, आप समझ जाओगे इसके पास कौन सा आईक्यू है, स्पेशल आईक्यू है।
उनका कि बच्चा जो है उतनी जगह में वो काफी चीजें मैनेज कर लेता है। आप समझ जाओगे उसके पास क्या है, स्पेशल आईक्यू है। इसी के साथ आपका जो है एमआईक्यू कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं ये बात सबको समझ में आ गई होगी। एक एक मैसेज कर दें तो फिर हम लोग आगे नए टॉपिक पे लाइफ स्किल फ्रेमवर्क पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी एक एक मैसेज आ जाए। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके यूपी की शिक्षक भर्ती में 10 नंबर में शामिल किया गया है। लाइफ स्किल फ्रेमवर्क, लाइफ स्किल्स फ्रेमवर्क या जीवन संबंधी कौशल। लाइफ स्किल्स कह लीजिए या लाइफ स्किल फ्रेमवर्क कह लीजिए या जीवन संबंधी कौशल, इसकी हिंदी है जीवन संबंधी कौशल। अब समझिएगा कि जीवन संबंधी कौशल क्या होते हैं। देखिए, भारत हमारा जो है वो कैसा देश है, वो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री में काउंट होता है। और दूसरे जो कंट्रीज हैं जैसे आपके ब्रिटेन है, अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, ये आपसे विकसित देशों में काउंट होते हैं, यानी डेवलप कंट्रीज में काउंट होते हैं। जबकि ये सारे देश ऐसे हैं जिनमें बहुत समस्याएं आई। जापान में नागासाकी वाला हमला सबको पता होगा, हिरोशिमा नागासाकी वाला। उसके बावजूद, इतनी त्रासदी के बावजूद उस देश ने इतनी तरक्की कर ली। ऐसा क्या हुआ? तो कोई भी देश विकसित वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से नहीं होता है, वहां के नागरिकों से होता है, जो वहां के सिटीजन हैं उनसे होता है। कैसे हुआ, क्या रीजन रहा? तो उन्होंने कहा कि साहब उनके अंदर लाइफ स्किल्स दिखाई दी हैं, उनके अंदर जीवन संबंधी कौशल हैं, जिस वजह से वो आगे बढ़े। जैसे हम लोगों ने एम्पावरिंग में भी पढ़ा हुआ था, तो उसी तरीके से बताया कि जीवन जीने के लिए कुछ कौशलों का होना बहुत आवश्यक है। अगर ये आपके जीवन में है तो आप भी सुधर जाओगे, आपका देश भी सुधर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वो कौशल कौन से हैं जो देखे गए, जो हमारे इंडियंस में अक्सर नहीं देखे जाते। अब तो देखे जाते हैं, पहले तो बिल्कुल नहीं देखे जाते थे। तो उन कौशलों की यहां पर हम बात कर रहे हैं जो जीवन से जुड़े हुए हैं, जरूरी हैं। तो पहला कौन सा है? तो पहला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? आत्म जागरूकता। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है आत्म जागरूकता। अब आत्म जागरूकता होती क्या है? तो मैं अक्सर इसमें बात करता हूं कि देखिए, एक होती है जागरूकता और एक होती है आत्म जागरूकता, और दोनों में क्या है? दोनों में अंतर है, एक नहीं है। जागरूकता वह होती है जो दूसरों द्वारा जब जी जाती है तब उस चीज को फॉलो करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जल बचाओ, इस तरीके स्लोगन दिया, अभियान चलाया, तो पानी का वेस्टेज हम जो है हमने खत्म कर दिया, कम कर दिया। उनका बिजली बचाओ, तो बिजली का वेस्टेज हमने कम कर दिया या खत्म कर दिया। पेड़ बचाओ, इस तरीके चलते ना जागरूकता अभियान, सेव द ट्रीज। तो ये जो अभियान चलते, फिर हम उन चीजों को करते हैं। जैसे एक कॉमन अभियान क्या चलता है? वोट डालो, सभी लोग वोट डालें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वोट नहीं डालते। रीजन क्या है? रीजन है कि उनके पास सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, आत्म जागरूकता नहीं है, स्वयं की जागरूकता नहीं है। हमें कोई हमसे कहे ना, वह चीज हम खुद से कर दें, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम कमरे के बाहर निकलेंगे, लाइट अगर जल रही है तो उसको हम बंद करके निकलेंगे, स्विच ऑफ करके निकलेंगे। तो हम क्या हैं? हम सेल्फ अवेयर हैं। कहीं पे स्ट्रीट लाइट जल रही है, हम अपनी बाइक रोकेंगे, पैदल जा रहे हैं तो रोकेंगे और स्ट्रीट लाइट को हम बंद करेंगे। ये हुई आपकी क्या? ये सेल्फ अवेयरनेस हुई, स्वयं की जागरूकता। किसी कहने की जरूरत नहीं है। पानी बचाना है, आरओ का पानी जितना जाता है जो आप पीते हो, उससे ज्यादा जो है पानी उसका निकल जाता है, वेस्ट होता है, उसको आप कहाँ यूटिलाइज करते हो? तो कुछ लोग उसको प्रॉपर में यूटिलाइज करते हैं, बर्तन धोने काम करते हैं, कपड़े धोने काम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है।
कि उस चीज को कितना ज्यादा हम यूटिलाइज करें और उसको वेस्टेज होने से कैसे बचाएं। ये आत्म जागरूकता की बहुत कॉमन एग्जाम्पल आप सबके सामने है, जो आप देखते हो कि भोजन की बर्बादी बहुत होती है, बहुत बर्बादी होती है। शादी ब्याह में देखिए बहुत खाना वेस्ट होता है, और किसकी वजह से वेस्ट होता है? हमारे आपकी वजह से वेस्ट होता है। हम एक प्लेट में सब कुछ रख लेते हैं, ये भी रख लो वो भी रख लो, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब सब खाना है, जबकि पेट तो भैया इतना ही सा है। लेकिन नहीं, आप देखिए लोगों को, सब उसमें रख लेते हैं और फिर थोड़ा खाया, उसके बाद क्या किया? उसको फेंक दिया। वो खाना वेस्ट हुआ, वो भारत का संसाधन वेस्ट हुआ। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि रतन टाटा साहब जो है वो जर्मनी जाते हैं और वहां पर वो ऑर्डर करते हैं, और ऑर्डर करने वो खाना नहीं खा पाते हैं और खाना फिर वो प्लेट ऐसे ही रख देते हैं। तो एक जो नागरिक होता है जर्मनी का, वो कॉल कर देता है पुलिस को। पुलिस आती है, उनसे कहती है इसका आप चालान भरिए। तो रतन टाटा साहब कहते हैं भैया हम पैसा दे रहे हैं यार, हम खाएं ना खाएं। तो कहते नहीं, ये नहीं चलेगा, ये राष्ट्र का संसाधन है, अन्न आप पैदा नहीं कर सकते हो, इस अन्न से दूसरे लोगों की भी मदद हो सकती है, उनका पेट भर सकता है, आप राष्ट्र के संसाधन को वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका तो आप बिल दोगे ही दोगे, साथ में इसका जो है अलग से आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। आप सोचिए, तो जर्मनी जैसे देश हुए, तो जापान जैसे देश हुए, या हमारे इंडिया में ऐसे कोई चीज ही नहीं होती, घरों में रोज खाना बचता है, रोज फेंका जाता है। आपका नहीं साहब फेंका कहाँ जाता है, वो तो जानवर खा लेते। भैया इंसान पहले जरूरी है, मनुष्य का पेट पहले भरना जरूरी है, जानवर सेकेंडरी में आता है। उसके लिए हमारे यहाँ परंपरा बनाई गई है कि पहले जो है गाय की रोटी दी जाती है, फिर बाद में एक रोटी कुत्ते की रखी जाती है। सभी धर्मों में अलग अलग तरीके की व्यवस्था करी गई है, लेकिन पहले सभी धर्मों में तवज्जो किसकी दी गई है? मनुष्यों को तवज्जो दी गई, इंसान को तवज्जो दी गई है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? भोजन को बचाने वाला। हम भोजन वेस्ट नहीं करेंगे। आप देखिए पहले जो होते थे हमारे पूर्वज, वो क्या भोजन का अनादर नहीं करते थे, आदर करते थे, हाथ जोड़ते थे कि ईश्वर ने हमको ये भोजन दिया। उनके अंदर क्या थी? सेल्फ अवेयरनेस थी। पता नहीं ये कहां से सेल्फ अवेयरनेस फिर ये खत्म होती चली गई, शायद पाश्चात्य संस्कृति से आके, शायद वेस्टर्न कल्चर से आके हमारे अंदर वो क्या है? अवेयरनेस खत्म हो गई। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि आप भोजन खुद से आप उतना ही ले रहे हो, आपका अगर जरूरत होगी बाद में ले रहेंगे, लेकिन हम इससे ज्यादा नहीं ले लेंगे। ये क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद से वह प्रवृत्ति आपके अंदर, कहने की जरूरत नहीं पड़ रही। और जब भी आप ऐसा कर रहे हो, बच्चा भी आपको देख रहा है, पानी चल रहा है, आपने उतना पानी यूज किया जितना आपके काम का, बाद में आपने क्या? टैप बंद कर दिया, बच्चा देख रहा है ऐसी चीजें हो रही। हाँ, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आता है आपका सेल्फ अवेयरनेस। बच्चा जैसा देखेगा वैसा करेगा। आप कमरे के बाहर निकल लो, आप लाइट बंद कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या है? वो भी देखेगा, हाँ ये काम जो है ऐसा हमें करना चाहिए। बिला वजह हमें हॉर्न नहीं बजाना, बिला वजह जो हमें राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं करना। ये क्या है? स्वयं की जागरूकता। जब हम स्वयं जागरूक होते हैं तो चीजें निश्चित रूप से बेहतर होती चली जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट बताया गया है सेल्फ अवेयरनेस में। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका एम्पैथी। और एम्पैथी की हिंदी होती है समानुभूति। ध्यान दीजिएगा, समानुभूति। इसका क्या मतलब होता है समानुभूति का या एम्पैथी का? ध्यान दीजिए, सिंपैथी नहीं है, एम्पैथी है। इसमें यह कहते हैं कि किसी चीज को, अगर किसी के पास कोई समस्या है तो उस समस्या को हम वैसे ही महसूस करते हैं जैसे वो समस्या हमारी है, वैसे ही अनुभूति करते हैं जैसे वह चीज हमारी है। एक्चुअली में ये अगर आप समझने के लिए है तो ये जिज्ञासा से जुड़ी हुई होती है, जिज्ञासा नहीं होती है। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई व्यक्ति जो है वो संकट में है, कष्ट में है, उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है इलाज कराने को। अब उस चीज को आप कैसे समझोगे? आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन दूसरा एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसने इस चीज को झेला हुआ है, उसके पास भी कभी पैसे नहीं रहे इलाज कराने के, वह उस चीज को ज्यादा बेहतर ढंग से समझेगा बजाय कि आपके। बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं? जैसे उन्होंने कहा कि भाई उनके बच्चा बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, तो हम आप सुनेंगे तो हमें उस चीज को, ठीक है हाँ तबीयत गड़बड़ होगी, ठीक हो जाएगा, हम ऐसे बात करेंगे।
लेकिन जो पेरेंट्स होंगे, अगर आप पेरेंट्स हैं या कोई भी पेरेंट्स हैं, तो वह उस चीज को ज्यादा अच्छे ढंग से महसूस करेंगे कि यह दर्द कैसा होता है या यह कष्ट कैसा होता है। ये कॉन्सेप्ट आता है एम्पैथी से। हम उस चीज को समझ पाएंगे। जैसे मैंने कहा, खाने की बर्बादी मत करिए, आप नहीं उस चीज को समझेंगे। लेकिन जो भूखा होगा, जिसको रोटी की कदर होगी, वो कभी भी खाना वेस्ट नहीं करेगा। आपने देखा होगा अक्सर खाना वो लोग जो होते हैं, जो भूखे हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, खाना जो है बचा के अपना पॉलिथीन बांध के ले जाते हैं। वो कहते हैं हम शाम को खा लेंगे, हम अगले दिन खा लेंगे। वो खाना वेस्ट नहीं करते। तो वो क्या, उनके अंदर वो क्या है, वो एम्पैथी है, वो समानुभूति है। जिस चीज को वह ठीक वैसा ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वह चीज उनके साथ वैसे हुई है। यानी दूसरे के सुख दुख या जो भी चीज है, उस चीज को हम वैसा ही समझें, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका एम्पैथी का। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग और इसका मतलब क्या है, सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन। अब क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब हम कैसे समझेंगे? इसमें इन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर सृजनात्मक चिंतन की क्षमता होनी चाहिए। किसी काम को कैसे सृजनात्मक तरीके से किया जाए, यह उसके अंदर होना चाहिए। एक काम होता है ट्रेडिशनल वे में किया जाता है, हमेशा उसी तरीके से करना है कि लाल बटे कक्का पढ़ा है साइन थीटा कॉस थीटा में, तो हमें वैसे ही बताना है। जबकि दूसरा बच्चा क्या उस चीज को सोचता है कि किसी नए तरीके से किया जाए, कुछ अलग तरीके से किया जाए। आप बच्चों को सिखाने जाओगे तो वहां पर, जैसे हम लोगों का लेक्चर मेथड रहता है, लेक्चर मेथड में आप बड़े बच्चों को सिखा रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आप छोटे बच्चों को सिखा रहे हो। तो बीएड डीएलएड बीटीसी में जहां कहीं भी आपने जैसे सीखा, अब एक तो हुआ कि डिट्टो अब वैसे ही वहां पे जाके छाप दो, टीप दो। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे उसको सोचेंगे इसको हम कितने अलग तरीके से समझाएं, कोई नया तरीका इसमें शामिल करें, बच्चों को आसानी समझ में आ जाए। कुछ नया एग्जाम्पल शामिल करें, कैसे समझ में आ जाए। क्या हम इसमें नई चीजें ऐसी जोड़ दें कि बच्चे को आसानी समझ में आ जाए। यानी कॉन्सेप्ट वही है, चीजें वही, लेकिन उसको क्या है, प्रस्तुतिकरण कैसा है, किस नए तरीके से उस चीज को हम रखें कि चीजें बच्चों को समझ में आ जाएं। ये क्रिएटिव थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है। क्या बदलाव हो सकता है, कैसे हो सकता है? आप देखिए, शायद इसी क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से नई नई चीजें आती हैं मार्केट में, नई नई चीजें इजाद होती हैं, नए नए एप्लीकेशंस बनते हैं। यार ये चीज तो चल रही है, और क्या कुछ किया जाए, और कैसे इसमें हम कुछ नई चीजें शामिल कर दें। मोबाइल फोन में, टेलीविजन में, किसी में भी, इंटरनेट में, दुनिया भर में, उसमें सारी चीजें भी आती हैं कि कैसे हम इसमें कुछ नया करें, किस तरीके से करें। जो स्टार्टअप करते हैं उसमें वो क्रिएटिव थिंकिंग भी यहाँ पर करते हैं कि क्या किया जाए। यानी जब भी आप कोई काम शुरू करते हो तो उस काम को आप देखते हो कि इसका ट्रेडिशनल तरीका क्या, ट्रेडिशनल मेथड क्या है, तो भाई इसी तरीके से। दूसरा, इसमें क्या हो सकता है और हम इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं, कुछ नई चीजों को शामिल कर सकते हैं कि सामने वाले को आसानी से वैसी समझ में आ जाए। तो ये आपका कहलाता है क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक चिंतन। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये इसीलिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि देखिए, जितने भी जापान और जितने भी विकसित देश है, वो हमेशा कुछ नया करते रहते हैं, कुछ नए नए तरीके से करते रहते हैं। जो हम लोगों को करना चाहिए, हम लोगों के पास भी वो चीज है, क्रिएटिव थिंकिंग है, लेकिन हम उस चीज को नहीं करते। हम उस चीज को क्या, परंपरागत तरीके से हमेशा करने की कोशिश करते, इसलिए वो विकसित हो गए कि क्या किया जाए, ऐसे क्या किया जाए। अगर यहाँ पे हमारे यहाँ ये चीज पैदा नहीं होती है तो इसको हम कैसे दूसरी तरीके से क्या कर सकते हैं। दुबई जैसे ने उन्होंने आर्टिफिशियल जो है वो सी बना, ओशन बना दिया, समंदर बना दिया, जहां पानी की कोई चीज ही नहीं है वहां पे। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या, ये नागरिक हैं जो ये सोचते हैं, और जब नागरिक सोचते हैं तो क्या, देश विकसित होता है, देश आगे बढ़ता है। हमारे आपके सोचने से चीजें बदलेंगी। हम लोग ऐसा क्या करें,
जब हम लोगों की नौकरी लग जाती है और नहीं भी लगती है तो शिक्षा जगत में तो हम लोग हमेशा जुड़े हुए हैं। तो वहां पर हम ऐसा क्या करें कि बच्चों को हम ऐसे क्या सिखा दें किस नए तरीके से कि बच्चों को आ जाए। एक सबसे कॉमन एग्जांपल देखिए, फिजिक्स वाला करके, फिजिक्स समझाते हैं, वही फिजिक्स है लेकिन क्या है, तो उन्होंने तरीके बदल दिए, अब लोगों को समझ में आ रहा। मैंने बताया भी था, खान सर जीएस के, वही जीएस है लेकिन क्या है, उनके वो तरीके अलग हैं, इतने नए सृजनात्मक तरीके से वो चीज एक बार में समझ में आ जाती है, सामान्य व्यक्ति को भी वो चीज समझ में आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है क्रिएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये नेक्स्ट आपका लाइफ स्किल्स है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या बात करें, नाम से ही समझ में आ रहा, समस्या के समाधान करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जो समस्या है उसको समाधान करने की प्रवृत्ति अपने अंदर होनी चाहिए। इस समस्या को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास समस्याएं कई बार आती हैं, तो हम अक्सर क्या है, दूसरों के ऊपर डाल, दूसरों को मतलब अपने माता पिता के ऊपर डाले, अपने गार्जियन के ऊपर डाल दिया, हस्बैंड के ऊपर डाल दिया, भाई के ऊपर डाल दिया, सिस्टर के ऊपर डाल दिया, किसी के ऊपर भी। जबकि उस समस्या को आप खुद समाधान कर सकते थे। आप उस चीज को देखिए और सोचिए कि इस समस्या का समाधान क्या मैं खुद कर सकता हूं। जैसे जरूरत पड़ लीजिए, मान लीजिए कि आपको जरूरत पड़ गई 5,000 रुपए की, तो आप देखिए कि इस समस्या का समाधान हम खुद कर सकते हैं, 5,000 रुपए कहीं से अरेंज कर सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या किया जा सकता है, कहीं पे कुछ नौकरी कर सकते हैं, छोटी मोटी जॉब कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, कोचिंग पढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सबके लिए अलग अलग चीजें। तो उस समस्या समाधान करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। वरना आमतौर पे हम इंडियंस में क्या होता है, मांग लेते हैं, भाई से मांग लेते हैं, पापा से मांग लेते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर वो भी मना कर दे तो फिर क्या, आप क्या करोगे। तो ये टेंडेंसी हमारे अंदर होनी चाहिए कि समस्या का समाधान हम खुद ही करेंगे, दूसरों से नहीं। आप राय ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, राय ले सकते हैं, सेशंस बिल्कुल लीजिए, लेकिन उस समस्या का समाधान जो है आप प्रयास करिए कि आप खुद से करें। बच्चे ने कहा कि मम्मी पापा, ये जो है, ये मेरी पेंसिल जो है वो खो गई है, मुझे नहीं मिल रही है, मुझे नई पेंसिल दिलवाइए। आप उससे क्या कहते हो, बेटा आपने पेंसिल खोई है, अब आप देखिए कि आप कहां से दूसरी अरेंज करते, मैं आपको नई पेंसिल नहीं दूंगा। उसके दिमाग में क्या आता है, उसके दिमाग में आता है यार ऐसे पेंसिल नहीं मिलेगी, चलिए इस बार रिक्वेस्ट करके ले भी लेते, अगली बार खुआएंगे नहीं उसको, हम क्या है संभाल के रखेंगे। या नहीं मिली तो अब इसको हम क्या करें, कहां से हम पेंसिल का अरेंजमेंट करें, किस तरीके से, तो उसके दिमाग में ये चीज आती है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वह काम आप कर दो कि जो है, जो आप कर ही नहीं सकते हो, उसमें कह दो कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला कॉन्सेप्ट है कि बच्चे से कह दो जाओ हम तुम्हारी फीस नहीं जमा कर रहे हैं, अपनी व्यवस्था करो जाके, तो वो तो बच्चा है यार, वो कहां से भी कर लेगा। लेकिन हाँ, आप में से बहुत से ऐसे लोग अगर बड़े के लेवल पे बात करें कि आपकी फीस नहीं है, आप कहां से करोगे क्या, तो आप लोग कुछ भी करते हो, मतलब कोचिंग पढ़ाते हो, ट्यूशन करते हो, कोई दूसरा काम करते हो कि वो फीस मैनेज करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने घर से, पेरेंट्स से पैसा नहीं लेते हैं और वो कोचिंग में फीस जमा करते आके हैं। उनके अंदर क्या है, उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके अंदर डेवलप। अपने देखिए, जो ग्रामीण पशु से खास लोग जो होते हैं उनको देखिए, वो समस्याओं का रोना नहीं रोते, वो समस्या का खुद सामना करते हैं, क्या किया जा सकता है, अगर ये चीज है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो यह एटीट्यूड बच्चों के अंदर डेवलप होना चाहिए। तो निश्चित रूप से क्या, हम आगे बढ़े। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आया ना कहीं कोरोना वाले वैक्सीन से, प्रॉब्लम आई बहुत बड़ी सबके सामने, लेकिन हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिकों में, हमारे डॉक्टर्स के अंदर क्या था, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग था, ये समस्या आई है तो इसको हम समाधान करेंगे। जो कर सकते तो हम भी ये कर सकते हैं। विदेश जरूरी है कि विदेश से ही हमेशा दवाई आएगी, हम इंडियंस भी कर सकते हैं, उन्होंने करके दिखाया। तो ये स्किल्स जिस दिन आ जाएंगे हमारे आपके सबके अंदर, देश निश्चित रूप से उस दिन विकसित हो जाएगा। चल, इसके बाद नेक्स्ट जो लाइफ स्किल है वो क्या है, वो है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, और देखिए सब नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, गहन चिंतन। गहन चिंतन, क्रिटिकल तरीके से सोचना, या कहते हैं गूढ़ चिंतन। तो क्या मतलब है इस चीज का,
तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को करने से पहले हम उसको पहले सोचें, विचारें और फिर उस काम को करें। अक्सर होता क्या है कि पहले हम उस काम को कर देते हैं, बाद में सोचते विचारते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपने पहले उस काम को कर दिया, फिर सोच रहे हो यार हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, यार हमको वैसा नहीं करना चाहिए। तो पहले उस काम को करने से पहले क्या है, आप खूब सोच लीजिए, आप खूब विचार विमर्श कर लीजिए, उसके बाद उस काम को करिए। उसके खूब लाभ हानि, जो उसके कॉन्स हैं, जो उसके प्रॉन्स हैं, वो सारी चीजें आप खूब पहले अच्छे से विचार कर लो। क्या इस कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या मुझे कोचिंग की वाकई में आवश्यकता है या नहीं है, या मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ? मुझे किताब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? मुझे इस वैकेंसी में भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए? मुझे इस पर्टिकुलर कोर्स की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ऐसे लाइफ में कई बार चीजें आती हैं। तो उसके बारे में पहले आप खूब सोच लो, विचार लो। अब क्या हुआ, पहले लोगों ने जो है बीटीसी कर डाला, उनका यार सर बीटीसी बेकार हो गया, बीएड कर डालते, बीएड कर डाला, उनका सर अब बताओ कोर्ट में मामला को समझी नहीं यार क्या सही क्या गलत। तो भैया पहले खूब सोच लो, विचार लो कि हमें वाकई में करना क्या है। अगर आपको प्राइमरी लेवल पर रहना है तो आप बीटीसी करिए, डीएलएड करिए। आपको जूनियर लेवल पे या इंटर लेवल पे आपको जाना है तो आप बीएड करिए। मैं केवल एग्जाम्पल भी मैं दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये कर लो जाके, मैं बता रहा हूं कि अक्सर कोर्स में बारे में लोग कई बार कंफ्यूज रहते हैं, वो समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है दूसरे ने कर लिया है, वो अगर सफल हो गया तो हम भी हो जाए। होता है कि फलाने के लड़के ने एमबीए कर लिया, अब वो जो है वो इतने का पैकेज पा रहा है, तो लो हम भी कर लेते हैं। तो ऐसा जरूरी तो है ना कि जो उसके लिए सफल हो गया वो आपके लिए हो जाए। अब वो एमबीए चाय वाला, वो सफल हो गए, तो अब देख रहे जिसको देखो बीटेक चाय वाला, बीएड चाय वाला। अरे यार वो बंदे ने सोचा, स्टार्टअप किया, उसने क्रिएटिव थिंकिंग में काम किया, उसने सोचा विचारा, वो किया, और तुम बिना सोचे विचारे उसमें जा रहे हो, समझी नहीं रहे हो। जरूरत हो ना, तुम्हारा भी सक्सेस हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे स्टार्टअप रोज शुरू होते हैं और रोज खत्म हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट है किसी भी काम को करने से पहले खूब सोचिए, विचारिए और फिर उस काम को आगे बढ़ाइए। ये कॉन्सेप्ट है आपका क्रिटिकल थिंकिंग में। अब बात आती है आपकी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ये क्या है? निर्णय लेने की क्षमता। बच्चों के अंदर निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और ये बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है हम लोगों के अंदर। निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। तो क्या निर्णय लेने की क्षमता नहीं है? हम ये कई बार विचार विमर्श तो करते हैं लेकिन निर्णय नहीं ले पाते कि क्या करना है। हम दूसरों से पूछते हैं कि क्या करना है। हमें मोबाइल लेना है, हम दुकानदार पर जाते हैं, भैया कौन सा मोबाइल सही रहेगा? अरे वो तो आपको वो मोबाइल बताएगा जिसमें उसका कमीशन सबसे ज्यादा है। ये आप क्रिटिकल थिंकिंग करके आओ पहले, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये, फिर अपना डिसीजन लो कि हमको भाई ये मोबाइल लेना है, इस कंपनी का पर्टिकुलर हमें ये मॉडल चाहिए। ये आप खुद डिसाइड करो। और आप क्या करते हो, दूसरों से पूछते हो। गाड़ी लेनी है, आप दूसरों से पूछते हो, उनसे पूछो साहब कौन सी कार उठाएं, अरे मारुति ले लो। अरे भैया देख लो ना कि आपको मारुति की वाकई में जरूरत है या नहीं है। आपके लिए हो सकता है प्रायोरिटी सेफ्टी फीचर्स हो, तो फिर मारुति आपके लिए उतनी बेहतर नहीं है। आपका बजट क्या है ये भी डिपेंड करता है। उनका यार महंगाई बहुत बढ़ रही है यार, एक काम करो यार वो ले लो, सीएनजी वाली ले लो। अरे 2-2.5 लाख रुपए पड़ेगी, वो हो जाएगा वसूल, आने वाला जमाना सीएनजी का है या इलेक्ट्रिसिटी वाला। आप देखो आपकी जरूरत क्या है। आपको जाना मुश्किल से पर डे 2 किलोमीटर है, या महीने भर में आप बहुत ज्यादा चलते हो तो 20 किलोमीटर चलते हो, तो आपको नहीं जरूरत है। तो वहां पे क्या है, पहले आप क्रिटिकल थिंकिंग उस तरीके से, और फिर क्या डिसीजन अपना लो कि हमको यह चीज लेनी है, हमने डिसीजन ये लिया, ये करना है। अब देखिए सबसे ज्यादा मैं हमेशा इस बात का एग्जांपल लेता हूं, कंफ्यूजन होता है जन्माष्टमी वैसे कई त्योहारों खिचड़ी में कई बार ऐसा रहता है। अरे सुनिए आपके यहाँ कब मनाई जा रही है जन्माष्टमी? अच्छा उनके यहाँ ये, फिर घर में चर्चा तो उनके यहाँ तो इस दिन मनाई जा रही है, फलाने के यहाँ इस दिन मनाई जा रही, जिज्जी के यहाँ इस दिन मनाई जा रही, जीजा के यहाँ इस दिन मनाई जा रही, तो हम अरे यार मना लो या किसी भी दिन, अपना डिसीजन ले लो, क्या फर्क पड़ता। नहीं, कृष्ण भगवान आपसे तगादा नहीं करने आ रहे हैं। ना ही खिचड़ी में मकर संक्रांत में कोई बहुत बड़ा विष्णु जी नाराज हो जाएंगे। आप अपना निर्णय ले लो कि आपको कब मनानी है, अपना डिसीजन खुद लो। अपना खुद कंफ्यूज हो कि कब खिचड़ी मनानी है, कब जन्माष्टमी मनानी है, और बच्चों से कह रहे हो डिसीजन अपना खुद लो, खुद लो। तो आपको देख रहा है ना कि मम्मी पापा खुद कंफ्यूज है, हमको ज्ञान दे रहे हैं कंफ्यूजन दूर करने का, डिसीजन लेने का। तो अपने निर्णय खुद लो।
ये एक बड़ी बात होती है। रतन टाटा साहब कहते हैं कि ना निर्णय लेना भी अपने आप में क्या एक निर्णय है, जो कि बहुत गलत चीज है। बहुत, वो तो खैर महान व्यक्ति, उन्होंने कहा कि निर्णय तो लो, यदि गलत होता है तो उसे सही साबित करो। और अक्सर ऐसा नहीं करते। कई बार हम लोग रिलेशनशिप में भी होते हैं, निर्णय कौन लेगा, मम्मी पापा लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मम्मी पापा का निर्णय गलत होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी है, आपको आगे बढ़ना है, क्या करना है, रिलेशनशिप में आपको जाना है, शादी करनी है, जो भी करना है, तो वहां पे आप उनके राय मशवरा जरूर लीजिए, लेकिन निर्णय आपका हो। अब गलत हो तो सही साबित करना, अगर हिम्मत है तो। लेकिन कम से कम तसल्ली ये होगी कि गलत भी होगा तो ये होगा ना, निर्णय मेरा तो था, निर्णय मेरा था। कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे कभी ये बात नहीं कह रहा हूँ किसी तरीके से कि माँ बाप गलत है। माँ बाप भी जो निर्णय लेते हैं बहुत सोच समझ के लेते हैं, अपने अनुभव के आधार पर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको भी आगे बढ़ना चाहिए, जिस मामले में आप निर्णय ले सकते हो। हम आपसे ये थोड़े ना कह रहे हैं कि आपको शेयर मार्केट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपका निर्णय हमने अब लिया कि हम ये लगाएंगे, म्यूचुअल फंड में हम ये निवेश करेंगे। उस चीज के बारे में पहले जानकारी, यानी जिन चीजों के बारे में आप निर्णय ले सकते हो, कम से कम उसके बारे में तो निर्णय लो ना। और कई बार हम उसके बारे में निर्णय नहीं लेते। हम क्या कह देते हैं, ये आएंगे, ये बताएंगे, उनसे पूछेंगे। अरे उनसे वह चीज पूछिए जो आपके बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन जो आपको जानकारी है। अक्सर एक कॉमन होता है, सर वो सेंट्रल टीटी में सर वो संस्कृत लें कि सर हिंदी लें। अरे यार, क्वेश्चन पेपर देख लो पिछले साल के आए हुए, और उसके बाद कौन से कर पा रहे हो, नहीं कर पा, कौन सा सेक्शन में तुम्हें लग रहा है कि हम कर पाएंगे, उसका निर्णय खुद लो। सर मैंने हिंदी और संस्कृत में ये लिया, मैंने इंग्लिश नहीं लिए। उसके बाद फिर ये सुनिए, अगर उनको बता भी दो या कर लो कि वो संस्कृत ले लो और या फिर हिंदी ले लो, सर फर्स्ट पेपर में फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी भरें कि सेकंड में सर भरें? हद है यार भाई, इस मामले में तो निर्णय खुद ले सकते हो ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, डिसीजन मेकिंग का, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करी जाए, जीवन में आप बहुत कुछ आगे कर जाओगे। ये कॉन्सेप्ट आ रहा है लाइफ स्किल में। ध्यान से समझिएगा इन सारी बात को। तो निर्णय लेना भी अपने आप में क्या है, एक जीवन संबंधी कौशल है। चल नेक्स्ट बात करते हैं। फिर इसमें बात आती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, प्रभावी संप्रेषण, यानी प्रभावी संप्रेषण भी एक जीवन संबंधी कौशल में। हम लोगों ने कम्युनिकेशन की बात करी हुई है MIQ में, पढ़ा हुआ है वहां पे, मल्टीपल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क में, बहुबुद्धि सिद्धांत में, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा। उससे भी थोड़ी सी बड़ी सी एडवांस चीज बता दी कि क्या हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, प्रभावी संप्रेषण हो। ये भी एक जीवन संबंधी कौशल है। कैसे जीवन को प्रभावित करता है? कई बार क्या होता है कि हम जो बात जिसको जैसे समझाना चाहते हैं, हम उसको वैसे नहीं समझा पाते। हम समझाना कुछ और चाहते हैं, समझ वो कुछ और जाता है, फिर इसका खामियाजा हमको आगे भुगतना पड़ता है। मैंने भी भुगता, मैं आपको बताता हूं कैसे। एक मेरा स्टूडेंट था, तो तब सेंट्रल टीटी जो है वो होता था इसी तरीके से, सितंबर में हुआ करता था पहले। तो किसी वजह से वो नहीं हो पाया और काफी डिले हो गया, काफी लंबा हो गया। फिर वो हुआ कि दिसंबर में हो जाएगा। तो उसने मेरे से मैसेज किया, टेक्स्ट मैसेज किया। उसने कहा कि सर वो एग्जाम क्या ये दिसंबर तक हो जाएगा? तो मैंने उसको मैसेज कर दिया, मैंने कहा मे बी। अगले दिन मुझसे मिलता है, बड़ा परेशान होता है और मुझसे कहता है कि सर हम कल रात को सो नहीं पाए। हमने क्यों, क्या हुआ? कि सर आप बताइए। आपने कहा मई में होगा, मई में तो भाई शादी है। तो मैंने अपना सर पीट लिया, मैंने कहा शायद मैं कम्युनिकेट सही से नहीं कर पाया। मेरा कहने का मतलब तो शायद हो सकता है। उसके बाद मैंने हमेशा ध्यान रखा कि किसी अगर मैं बोलूं तो मैं पूरा लिखता हूं कि हाँ शायद हो सकता है। ऐसे ही मैं जब वो चार्ट पढ़ाता हूं, IQ का चार्ट पढ़ाता हूं, तो जो मुझसे गलतियां हुई मैं उनको बता रहा हूं, कैसे कम्युनिकेशन, कैसे मिस कम्युनिकेट हो गया।
तो वहां पर आईक्यू को जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं उनको कह रहा हूं कि भाई 90 टू 110 एवरेज है, यानी मेरा कहने का मतलब है 90 टू 100 या 110 कुछ भी कह लीजिए, ये क्या है, एवरेज है। बच्चे क्या लिख रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं 92 से 110 एवरेज है, यानी मैं प्रभावी रूप से संप्रेषित नहीं कर पाया। तो कई बार जो हम कहना चाहते हैं उसको आप स्पष्ट रूप से कहिए, जो जैसी बात है वैसे ही पहुंचे। इसीलिए कई बार मैसेजिंग में कई बार क्या होता है कि हम कहना कुछ और चाह रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, जबकि कुछ लोग स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हैं, बिल्कुल एकदम प्रॉपरली क्लियर कट। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जो हमारे एडवर्टीजमेंट आते हैं टीवी पे, फिल्मों में जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, वो अपनी बात 30 से 40 सेकंड में वो अपनी पूरी बात कह देते हैं। क्या समझाना चाह रहे हैं वो समझा देते हैं। ये एक कठिन काम होता है, लेकिन ये जरूरी है। आप एग्जाम में आप लिख रहे हो, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट आप उसको आंसर दो, उसमें वो बात वो समझ जाएगा। आप कभी वो मैसेज नहीं पढ़ते जिसमें होता सी मोर, कहां किसी को इतना टाइम है। आपको लगता है आगे देख लेंगे, कोई नहीं पढ़ता है। हम 2 लाइन के मैसेजेस ज्यादा अच्छे ढंग से समझना पसंद करते हैं बजाय के लंबी कहानी के। इसी तरीके से आप किसी को पत्र लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, तो अपनी प्रॉपर में बात क्या कहना, इसीलिए चलन आया सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है, अब पूरी कहानी लिखी हुई है और सब्जेक्ट नहीं है, अधिकारी या कर्मचारी तो परेशान हो जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा कहना क्या चाहते हो, वही 3 इडियट्स वाला। तो वहां पर क्या है, सब्जेक्ट का आया कि पर्टिकुलर इस बारे में ये कम्युनिकेट करना चाहता है। तो क्लास में हैं, आप बच्चों को समझा रहे हैं या कहीं पर भी हैं, तो प्रॉपर वे में एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनिए, प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनिए, कि जो बात आप कहना चाहते हो वही बच्चों तक पहुंचे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद लाइफ स्किल फ्रेमवर्क की जब हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, फिर आपका आता है डीलिंग विद इमोशंस। डीलिंग विद इमोशंस, और लास्ट है आपका इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल, डीलिंग विद इमोशंस एंड इंटरपर्सनल। डीलिंग विद इमोशंस को इंट्रापर्सनल के नाम से भी जानते हैं, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल। और इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग MIQ में पढ़ चुके हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क में पढ़ चुके हैं। जिन भी बच्चों को ये दोनों पॉइंट समझने हैं, वो MIQ यानी जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत का जो पढ़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, उसको आप देख सकते हो, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सेम वही है, तो इसलिए यहां पर बता के दोबारा समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास सबको समझ में आई होगी। एक बार मैसेज कर दें, एक बार सभी लोग मैसेज कर दें। तो अगर ये क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं तो अपने जो भी आप फ्रेंड्स हैं या दोस्त हैं तो उनको भी शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। तो इससे थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलता है कि हाँ, चीजें मैं समझा पा रहा हूं। आपका ही चैनल है, आपके ही सहयोग से चीजें बेहतर होंगी। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। या फॉरेस्ट रेंजर एनवायरमेंटल में आएगा, फॉरेस्ट रेंजर एनवायरमेंटल में आएगा।